नमस्कार, आप सबका मेरे YouTube चैनल एग्ज़ाम तक में स्वागत है। आज मैं आपके लिए जुलाई 2024 में जो एचपी टेट का एग्ज़ाम होने वाला है, उसके लिए प्रीवियस ईयर्स के कुछ क्वेश्चन लेके आया हूँ। एचपी टेट में हमारे पास 150 क्वेश्चंस होते हैं। एचपी टेट में जो आर्ट्स स्ट्रीम है, उसमें हमारे पास सोशल स्टडीज़ के 60 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं आपके लिए एचपी टेट आर्ट्स के प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूँ। यदि किसी को इन क्वेश्चंस की PDF चाहिए तो हमारी इंस्टाग्राम ID एग्ज़ाम तक 9 या टेलीग्राम चैनल एग्ज़ाम तक 9 आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा किस आंदोलन के लिए दिया था? ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन पूछा जाता है कि करो या मरो का नारा किसने दिया था, तो उसका आंसर हो जाएगा हमारे पास महात्मा गांधी ने। तो ये हमारे पास जो नारा दिया था किसने दिया था? महात्मा गांधी ने दिया था, करो या मरो का नारा। और ये किस आंदोलन के समय इन्होंने दिया था? ए भारत छोड़ो आंदोलन, बी सविनय अवज्ञा आंदोलन, सी असहयोग आंदोलन, डी खिलाफत आंदोलन। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन ए भारत छोड़ो आंदोलन। जब भारत छोड़ो आंदोलन हो रहा था तो उसी समय महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। कौन सा नारा दिया था? करो या मरो का नारा दिया था। और मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो भारत छोड़ो आंदोलन है तो ये कब इसकी शुरुआत हुई? तो इसकी शुरुआत 8 अगस्त 1942। तो ये आपको पता होना चाहिए कि भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब की गई थी। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 8 अगस्त 1942 को की गई थी। और जो ये आंदोलन था तो इस आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो इस आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था। और ये आंदोलन कब हुआ था? ये 1942 में हुआ था। और उसी समय जो भारत छोड़ो आंदोलन है, उसी समय महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। और दूसरा आंदोलन था हमारे पास सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन हमारे पास 1930 में हुआ था। कब हुआ था? 1930 में। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन हमारे पास 1930 में होता है। और उसी समय हमारे पास दांडी मार्च भी होता है। तो दांडी मार्च जो होता है उसको किस नाम से जाना जाता है? उसको नमक सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है। और ये किस आंदोलन का पार्ट था, ये पूछा जाता है। तो हमारे पास जो नमक सत्याग्रह था, ये सविनय अवज्ञा आंदोलन का पार्ट था। किसका पार्ट था? सविनय अवज्ञा आंदोलन का पार्ट था। और उस समय हमारे पास जो नमक कानून था, तो नमक कानून को कितने लोगों ने, या दांडी मार्च में कितने लोग थे? तो दांडी मार्च में हमारे पास 78 लोग थे। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। जो अगला आंदोलन था वो था असहयोग आंदोलन। तो असहयोग आंदोलन को आपको पता होना चाहिए कि इसकी शुरुआत कब हुई थी। तो इसकी शुरुआत हमारे पास 4 सितंबर 1920 में हुई थी। कब हुई थी? 1920 में। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कब 4 सितंबर 1920 में असहयोग आंदोलन चलाया गया था। परंतु ये वापस कब लिया गया, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि जब चोरा चोरी कांड होता है, तो चोरा चोरी कांड कब हुआ? तो चोरा चोरी कांड हुआ है हमारे पास 4 फरवरी 1922 को। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि जो असहयोग आंदोलन है तो इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो उसकी शुरुआत 1920 में हुई थी। और ये ख़त्म कब हुआ था? तो ये ख़त्म हमारे पास 4 फरवरी 1922 को हुआ था, चोरी चोरी कांड के कारण। जो चोरा चोरी कांड है ये भी पूछा जाता है कि ये कब हुआ था? तो ये 1922 में हुआ था। और इन सभी आंदोलन की जो अध्यक्षता है या नेतृत्व है वो किसने किया था? वो महात्मा गांधी ने किया था। जो अगला हमारे पास आंदोलन था वो था खिलाफत आंदोलन। तो खिलाफत आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 1919 से 1922। कब से कब तक था ये? 1919 से 1922 तक थी। कौन सा आंदोलन? खिलाफत आंदोलन। और ये भारत में क्यों हुआ था ये भी आपको पता होना चाहिए। और कब हुआ था? ये 1919 से 1922 के बीच में हुआ था। और इसका नेतृत्व किसने किया था? शौकत अली। जो अली बंधु थे, अली बंधु ने हमारे पास खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया था। और जो ब्रिटिश पॉलिसी थी, और ब्रिटिश पॉलिसी
के अगेंस्ट जो तुर्की में जो खलीफा का पद था उसको किसने, जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने उसको हरा दिया था, ऑटोमन एम्पायर ने उनको ख़त्म कर दिया था, जिसके कारण खिलाफत आंदोलन की शुरुआत होती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, दीन ए इलाही की स्थापना किस वर्ष हुई। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि दीन ए इलाही की स्थापना किस वर्ष हुई थी। ए 1556, बी 1564, सी 1576, डी 1582। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 1582। जो दीन ए इलाही है इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना 1582 में हुई थी। और इसकी स्थापना किसने की थी, तो इसकी स्थापना अकबर ने की थी। किसने की थी, अकबर ने की थी। जो हमारे पास अकबर थे इन्होंने अपना एक धर्म की स्थापना की थी जिसका नाम क्या था, तो इन्होंने जो अपने धर्म की स्थापना की थी उसका नाम था दीन ए इलाही। और इसकी इन्होंने स्थापना कब की थी, 1582 में की थी। और इन्होंने ये क्यों बनाया था, जो ये नया धर्म है तो इन्होंने क्यों बनाया था, क्योंकि जितने भी धर्म थे, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, बौद्ध हो, चाहे जैन हो, उन सभी धर्मों को एक मिलाकर ये एक यूनिवर्सल रिलीजन बनाना चाहते थे। कौन, अकबर। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारा अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में कुल कितने सदस्य हैं। ये भी मैंने आपको पहले बताया था, शायद ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले बताया है। ये क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट होता है एचपी टेट में, तो आपको ऐसे क्वेश्चंस के बारे में पता होना चाहिए कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसकी सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य हैं। ए 10, बी 11, सी 15, डी 18। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 15। जो हमारे पास संयुक्त राष्ट्र संघ है, यूएनओ है, तो यूएनओ की सिक्योरिटी काउंसिल में कितने मेंबर है, तो इसकी सिक्योरिटी काउंसिल में 15 मेंबर है, 5 + 10। जो 5 मेंबर है ये हमारे पास परमानेंट मेंबर है जिनके पास वीटो पावर है। तो उसमें से कौन कौन सी कंट्री आती है, यूके, यूएसए, फ्रांस, चीन और रूस। तो 5 वीटो पावर्स के बारे में मैंने आपको बता दिया। और बाकी जो 10 कंट्रीज है वो अलग अलग देशों को लिया जाता है और उनका जो टाइम पीरियड होता है वो कितना होता है, वो 2 साल का होता है। और भारत हमारे पास संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने बार सदस्य बन चुका है, तो भारत 8 बार सदस्य बन चुका है। कितनी बार, 8 बार। ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। हमारा अगला क्वेश्चन है, अश्वघोष द्वारा लिखी गई प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है। जो अश्वघोष है उनके द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है। ए अष्टध्यायी, बी वृहद कथा, सी हर्षचरित, डी बुद्ध चरित। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन डी बुद्ध चरित। जो बुद्ध चरित है ये किसने लिखी है, ये अश्वघोष ने लिखी है। और किस भाषा में लिखी है, तो ये हमारे पास संस्कृत भाषा में लिखी है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि अश्वघोष के द्वारा लिखी गई बुद्ध चरित जो पुस्तक है वो किस भाषा में लिखी गई है, तो वो हमारे पास संस्कृत भाषा में लिखी गई है। और ये महात्मा बुद्ध के ऊपर लिखी गई है जिसको बौद्ध धर्म की रामायण भी कहा जाता है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि बौद्ध धर्म की रामायण किसे कहा जाता है, तो बौद्ध धर्म की रामायण बुद्ध चरित को कहा जाता है, जो किसके द्वारा लिखी गई थी, जो अश्वघोष के द्वारा लिखी गई थी। जो अष्टध्यायी है ये किसने लिखी है, ये हमारे पास पाणिनि ने लिखी है। किसने लिखी है, पाणिनि। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि जो पाणिनि है, पाणिनि ने अष्टध्यायी लिखी है। और जो अष्टध्यायी है ये क्या है, ये एक संस्कृत व्याकरण है। तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि ये क्या है, ये एक संस्कृत व्याकरण है जो किसके द्वारा लिखी गई है, जो पाणिनि के द्वारा लिखी गई है। और जो हर्षचरित है, तो हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई है, तो हर्षचरित बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा, बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई है। और किसके ऊपर लिखी गई है, हर्षवर्धन की जीवनी के ऊपर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, रिहाला के लेखक कौन है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है हमारे एचपी टेट में कि जो रिहाला है, तो रिहाला के राइटर कौन है। ए रविंद्रनाथ टैगोर, बी इब्न बतूता, सी लियो टॉल्स्टॉय, डी विलियम शेक्सपियर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी इब्न बतूता। जो इब्न बतूता है इन्होंने ही रिहाला लिखी है। किसने लिखी है, इब्न बतूता ने लिखी है। और ये कहाँ के थे, ये हमारे पास मोरक्को के थे। कहाँ के, ये हमारे पास मोरक्को के हिस्टोरियन है। और ये
घूमते रहते थे और उसके बाद इन्होंने रिहाला जो पुस्तक है ये लिखी है। और एचपी टेट में हमारे पास हिमाचल प्रदेश का करंट अफेयर और हिमाचल प्रदेश जनरल नॉलेज भी पूछा जाता है, तो आप मेरे चैनल पर जाकर हिमाचल प्रदेश जनरल नॉलेज और करंट अफेयर की वीडियो देख सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, इलाहाबाद में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? जब भी मैंने एचपी टेट के लिए देखे हैं, जितने भी क्वेश्चन पेपर देखे हैं, उसमें 1857 से हमेशा एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि जब 1857 का विद्रोह हुआ था तो उस समय जो इलाहाबाद था, तो उस इलाहाबाद में इसका नेतृत्व किसने किया था? ए बहादुर शाह, बी लियाकत अली, सी बेगम हजरत महल, डी वीर कुंवर सिंह। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन बी लियाकत अली। जो लियाकत अली है, इन्होंने ही हमारे पास इलाहाबाद में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। तो जो हमारे पास इलाहाबाद है, तो इलाहाबाद का प्रेजेंट टाइम पे नाम क्या है? तो इलाहाबाद का प्रेजेंट टाइम पे नाम प्रयागराज है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, प्रयागराज। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि इलाहाबाद का नाम क्या है। तो इलाहाबाद का नाम बदल दिया गया है, जिसका नाम क्या रखा गया है? प्रयागराज रखा गया है। और जो बहादुर शाह जफर थे, तो बहादुर शाह जफर कहाँ पर इन्होंने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था? इन्होंने दिल्ली में इसका नेतृत्व किया था। और जो हमारे पास बेगम हजरत महल है, तो बेगम हजरत महल ने कहाँ पर 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो इन्होंने लखनऊ में किया था। कहाँ पर किया था? लखनऊ में किया था। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। और जो वीर कुंवर सिंह थे, इन्होंने पटना में किया था। कहाँ पर किया था? जो पटना था, जो उस टाइम पे पाटलिपुत्र था, पाटलिपुत्र में इन्होंने हमारे पास 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। और जो हमारे पास झांसी की रानी थी, लक्ष्मीबाई थी, उन्होंने झांसी में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य 7 बहनों में शामिल नहीं है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए कि जो 7 सिस्टर स्टेट है वो कौन कौन से है। यहां पर पूछा गया है कि कौन सा नहीं है। ए मणिपुर, बी त्रिपुरा, सी सिक्किम, डी असम। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन सी सिक्किम। जो सिक्किम है, सिक्किम को 7 सिस्टर स्टेट में शामिल नहीं किया गया है। किसको शामिल नहीं किया गया है? सिक्किम को शामिल नहीं किया गया है। और सिक्किम के साथ वहां पर कई बार आपको ऑप्शन में पश्चिम बंगाल भी देखने को मिलेगा। पश्चिम बंगाल, क्योंकि जो पश्चिम बंगाल है ये भी 7 सिस्टर में नहीं आता है। मैं आपको बता देता हूं कि जो नॉर्थ ईस्ट के 7 स्टेट है वो कौन कौन से हैं, जिसमें हमारे पास असम है, मेघालय है, अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, उसके बाद मणिपुर है, मिजोरम है, त्रिपुरा है और मेघालय है। तो ये किस में आता है? ये 7 सिस्टर में आते हैं। ये साथ के साथ आपको याद होने चाहिए। जिसमें नहीं आता है तो वो सिक्किम और पश्चिम बंगाल, और जो भारत के जितने भी स्टेट है वो 7 सिस्टर में नहीं आते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा संशोधन भारत का लघु संविधान कहलाता है? यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह भी एग्जाम में पूछा जाता है और लगभग ये सभी स्टूडेंट्स को पता होता है कि भारत का कौन सा जो संवैधानिक संशोधन है जिसको भारत का लघु संविधान कहा, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहा जाता है। ए 32वां, बी 42वां, सी 44वां, डी 46वां। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 42वां। जो 42वां संवैधानिक संशोधन है उसको भारत का मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। कौन सा? 42वां संवैधानिक संशोधन। और ये कब हुआ था ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये हमारे पास 1976 में हुआ था। कब हुआ था? 1976 में हुआ था। और इसमें क्या क्या चीज़ों को जोड़ा गया था? इसमें जो हमारे पास प्रस्तावना है, प्रियम्बल है, प्रियम्बल में 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, पथ निरपेक्षता और हमारे पास अखंडता। ये किस में जोड़ा गया था? ये हमारे पास प्रस्तावना में जोड़ा गया था। और जो मौलिक कर्तव्य है, तो मौलिक कर्तव्य को भी किस आर्टिकल, किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? तो 42वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। और भी इसमें बहुत सारे संशोधन किए गए थे। और जो हमारे पास 44 संवैधानिक संशोधन है ये कब हुआ था?
1978 में। तो ये 1978 में हुआ था और इसमें जो संपत्ति का राइट था, जो हमारे पास पहले फंडामेंटल राइट था, उसको हटाकर एक लीगल लॉ बनाया गया था, लीगल राइट बनाया गया था और उसको किस में जोड़ा गया था, उसको अनुच्छेद आर्टिकल 300 में जोड़ा गया था। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है टुकान क्या है। जो टुकान है ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन आपको जब करंट से रिलेटेड देखने को मिलते हैं, जो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये करंट से रिलेटेड होते हैं। टुकान क्या है? ए पक्षी, बी पर्वत, सी घास, डी पशु। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए पक्षी। जो एक आपने देखा होगा कि एक बहुत लंबी सी चोंच वाला पक्षी होता है और जिसके गले के पास, चोंच के पास एक थैली सी होती है, तो उस पक्षी का नाम क्या है? तो उस पक्षी का नाम टुकान है। हमारा अगला क्वेश्चन है राज्यसभा कितने वर्ष के बाद भंग की जाती है। जो राज्यसभा है, आपको पता है कि जो हमारी संसद है, संसद के दो सदन है, राज्यसभा और लोकसभा। तो हमारे पास यहाँ पर पूछा गया है कि जो राज्यसभा है, तो राज्यसभा कितने वर्षों के बाद भंग की जाती है। ए 2 वर्षों के बाद, बी 4 वर्षों के बाद, सी 6 वर्षों के बाद, डी कभी भी नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी कभी भी नहीं। जो हमारे पास राज्यसभा है ये कभी भी भंग नहीं होती है। तो ये आपको पता होना चाहिए, ये एक स्थायी सदन है। ये किस प्रकार का सदन है? ये एक स्थायी सदन है, ये कभी भी भंग नहीं होता है। जहाँ यहाँ पर इस क्वेश्चन में ज़्यादातर स्टूडेंट गलतियाँ कर देते हैं, वो या तो यहाँ पर 2 वर्ष कर देते हैं या तो वो 6 वर्ष कर देते हैं। प्रत्येक 2 वर्ष के बाद 1/3 जो हमारे पास सदस्य होते हैं, कितने 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 साल के बाद रिटायर होते हैं। और जो हमारे पास राज्यसभा के सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल कितना होता है? तो उनका कार्यकाल हमारे पास 6 वर्ष होता है। तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, आपको पता होना चाहिए कि प्रत्येक 2 साल के बाद 1/3 सदस्य रिटायर्ड होते हैं और इनका कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष होता है। और राज्यसभा कभी भी हमारे पास भंग नहीं होती है। और जो राज्यसभा है हमारे पास, इसके सदस्य बनने के लिए आपको कितनी आयु होनी चाहिए ये आपको पता होना चाहिए। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष की आयु आपकी होनी चाहिए, जबकि लोकसभा के सदस्य बनने के लिए आपको 25 वर्ष की आयु होनी चाहिए। यदि आप राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति बनना चाहते हैं तो उसके लिए आयु हमारे पास 35 वर्ष है। हमारा अगला क्वेश्चन है अली बंधु का संबंध था। जो अली बंधु थे, ये मैंने आपको पहले भी बताया था अली बंधु के बारे में। तो यदि आपको याद होगा तो जो अली बंधु है, अली बंधु का संबंध किससे था? ए वहाबी आंदोलन से, बी भारत छोड़ो आंदोलन से, सी खाकसार आंदोलन से, डी खिलाफत आंदोलन से। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी खिलाफत आंदोलन से। जो खिलाफत आंदोलन है ये कब हुआ था? ये 1919 से 1922 के बीच में भारत में हुआ था। और जो खिलाफत आंदोलन था ये क्यों हुआ था, वो मैंने आपको बताया था कि जो तुर्की है, तो तुर्की में जब वो तुर्की हार गया था तो ऑटोमन एम्पायर के बाद इन्होंने, जो ब्रिटिश थे, इन्होंने जो खलीफा का पद था उसको ख़त्म कर दिया था। तो जो खलीफा का पद जब ख़त्म कर दिया था तो जो हमारे पास मुस्लिम थे उन्होंने आंदोलन करना शुरू कर दिया था, जिसका नाम क्या रखा गया था? खिलाफत आंदोलन हुआ था। और जो भारत में भी हुआ था। और जो अली बंधु थे इन्होंने इसका नेतृत्व किया था। तो इसमें कौन कौन थे? इसमें हमारे पास शौकत अली और मोहम्मद अली जौहर थे। कौन थे? शौकत अली और मोहम्मद अली जौहर ने इसका नेतृत्व किया था। और सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी ने इसका संयोग किया था। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। हमारा अगला क्वेश्चन है एक जन एक साम्राज्य और एक नेता का नारा किसने दिया था? तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये स्लोगन किसने दिया था? 1 पर्सन 1 एम्पायर एंड 1 लीडर। ए हिटलर, बी नेपोलियन, सी जार, डी महात्मा गांधी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए हिटलर। जो हिटलर थे इन्होंने ही एक जन एक साम्राज्य और एक नेता का नारा दिया था। और जर्मनी, जो हिटलर थे ये कहाँ के नेता थे? ये हमारे पास जर्मनी के नेता थे। कहाँ के नेता थे? ये जर्मनी के नेता थे। और इन्होंने ही हमारे पास नारा दिया था एक जन एक साम्राज्य और एक नेता का। हमारा अगला क्वेश्चन है द सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक किसने लिखी है? जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट
कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक है ये किसने लिखी है? ए हॉब्स, बी लॉक, सी मिल, डी रूसो। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन डी रूसो। जो हमारे पास जिन जैक रूसो है, जिन जैक रूसो ने ही द सोशल कॉन्ट्रैक्ट बुक लिखी है। और ये कब लिखी है ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये 1762 में इन्होंने लिखी है। कब लिखी है? 1762 में। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो भारत है, भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 2020 तक भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश थे और उसके बाद कितने केंद्र शासित प्रदेश बन गए हैं? तो जो भारत है, भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश है? ए 7, बी 8, सी 9, डी 6। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 8। जो भारत है, भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश है? प्रेजेंट टाइम में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, लेकिन वो 2020 में हमारे पास 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गए थे। लेकिन उनको मिलाकर जो दादर नगर हवेली और दमन और दीव है, इन दोनों को मिलाकर एक ही बनाया गया था। तो फिर से 9 से घटकर इसकी संख्या कितनी हो गई थी? 8 हो गई थी। तो मैं 8 केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में आपको बता देता हूं। पहला लद्दाख, दूसरा जम्मू कश्मीर, तीसरा चंडीगढ़, चौथा दिल्ली, पांचवा दादर नगर हवेली व दमन और दीव, उसके बाद लक्षद्वीप और उसके बाद अंडमान निकोबार और लास्ट में है हमारे पास पंडिचेरी। तो ये हमारे पास 8 केंद्र शासित प्रदेश है। हमारा अगला क्वेश्चन है, कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण किस राजवंश के द्वारा करवाया गया था? तो आपको पता होना चाहिए कि कंदरिया महादेव कहाँ पर है और किस राजवंश के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। ए चोल, बी चालुक्य, सी चंदेल, डी शुंग। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी चंदेल। जो चंदेल राजवंश है, इन्होंने ही कंदरिया महादेव का मंदिर के निर्माण करवाया था। और कंदरिया महादेव का निर्माण कहाँ पर है ये मंदिर, ये भी आपको पता होना चाहिए। जो खजुराहो मंदिर है, ये इसका जो एरिया है ये बहुत बड़ा एरिया है और उसमें ही हमारे पास कंदरिया महादेव का मंदिर बना हुआ है। और ये कहाँ पर है? ये मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर? मध्य प्रदेश में स्थित है। और खजुराहो मंदिर कहाँ है? ये भी मध्य प्रदेश में स्थित है। और जो हमारे पास कंदरिया महादेव है का मंदिर है, ये कब बनाया गया था? ये 1025 से 1050 एडी में बनाया गया था। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। और ये किस शैली में बनाया गया था? तो ये हमारे पास नागर शैली में बनाया गया था। और इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में कब लाया गया था? तो इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में यूनेस्को के द्वारा 1986 में लाया गया था। कब लाया गया था? 1986 में, 1986 में। तो ये भी आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो हमारा आज का वीडियो है वो यहीं पर ख़त्म होती है। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम तक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।